आइए बच्चों, बात करते हैं अब हम लोग मॉर्गन की शीट पर। मॉर्गन हमने क्लास में पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन मॉर्गन को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, ठीक समझना, मॉर्गन की बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना थोड़ी अलग बात है। उसके लिए थोड़ा सा हमें न्यूमेरिकल अप्रोच से जाना पड़ेगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो के माध्यम से मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा यहां पर। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर तुम बात करो हीमोफीलिया की, या अगर तुम मुझसे बात करते हो कलर ब्लाइंडनेस की, या किसी भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर की मुझसे बात करो, तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस नहीं होता। तो बेटा एक्स या एक्स क्रोमोसोम पर अगर कोई भी जीन है डोमिनेंट है, तब तो एक्सप्रेस कर ही लेगा यार। अगर रेसेसिव हुआ तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम एक्स का होमोलोगस नहीं है। तो एक्स पर जो भी जीन होगा, या और अच्छा बोलना है, और अच्छा बोलो कि वाई पर भी जो जीन होगा वो अपने आप को क्या कर लेगा, एक्सप्रेस, बिकॉज एक्स और वाई आपस में होमोलोगस नहीं होते। अब आइए बात करते हैं फीमेल के केस में क्या होगा। अगर कोई एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, अरे मेरे भाई डोमिनेंट होगा तब तो एक्सप्रेस कर लेगा। डोमिनेंट में क्यों बात कर रहे हो, डोमिनेंट का तो एक भी एलील आएगा, एक्सप्रेस कर लेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। बात करो रेसेसिव की। फीमेल में लेकिन अगर बात करोगे, मेल में तो एक और जीन आ गया, एक्सप्रेस हो जाएगा। अब लेकिन फीमेल की बात करो और डिसऑर्डर रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम दोनों होते हैं और दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस है। तो एक जीन अगर खराब हुआ, एक जीन खराब हुआ तो बीमारी आएगी नहीं, लेकिन वो बंदी क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। कैरियर क्या होते हैं, जिनके पास बीमारी कराने वाला जीन तो है, वो खुद तो बीमार है नहीं, लेकिन वो दूसरों को बीमार करती हैं। ऐसा पुरुष नहीं करते हैं, ऐसा महिलाएं करती हैं, समझ पाए। तो अब बेटा मेरी बात समझो, अ मैन अर्थात एक मैन जो है एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर का कभी कैरियर नहीं हो सकता, ध्यान रखना। या तो अफेक्टेड होगा या तो अनअफेक्टेड होगा। अब पता नहीं तुम कलर ब्लाइंडनेस के क्वेश्चन अलग लगाते हो, हीमोफीलिया के क्वेश्चन अलग लगाते हो। अरे मेरे भाई, किसी भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर का क्वेश्चन लगेगा तो पैटर्न यही रहेगा, मेल या तो अफेक्टेड या तो अनअफेक्टेड, बात खत्म। क्योंकि एक और रेसेसिव जीन आया, खट से डिजीज आ जाएगी। फीमेल में फीमेल कैरियर भी हो सकती है, इफेक्ट होने के लिए उसके दोनों जीन डिफेक्ट होने चाहिए, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद जीन दिखने चाहिए, इफेक्ट होने चाहिए, तभी वो डिजीज आएगी। क्लियर। तो बेटा कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन हो, हीमोफीलिया का क्वेश्चन हो, जहां पर कलर ब्लाइंडनेस लिखा हो काट के हीमोफीलिया कर लो, जहां पर हीमोफीलिया लिखा हो काट के कलर ब्लाइंडनेस कर लो, या किसी भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर की बात करो। लेकिन अब वहीं पर अगर हम बात करें ऑटोसोम, ऑटोसोम तो मेल फीमेल दोनों के पास है, 22 पेयर ऑटोसोम्स है, तो वहां पर क्या केस होगा, वहां पर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, रेसेसिव डिसऑर्डर तभी आएगा जब दोनों होमोलोगस पर आपके खराब जीन होंगे। क्लियर है। तो देखो बेटा, 6 टाइप के केस बनते हैं, 7वां कोई केस बन ही नहीं सकता। मैं बहुत तेज तेज बोलूंगा, ठीक। इस बोर्ड पर बेटा स्लाइडिंग सिस्टम नहीं है, सर्कल सिस्टम। तो इस बोर्ड पर एक वीडियो बनेगी अभी, बहुत छोटी सी 5 मिनट की, उसमें 6 केस दिखा दूंगा, 7वां केस बन ही नहीं सकता है। अभी मैं बैठा बैठा वही बना रहा था, तो समझना, ये बना रखा भी हुआ है। तो ये जो 6 केसेस हैं, देना जरा इसे देना जरा, पेज देना। ये जो 6 केस हैं, कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया का 7वां कोई केस नहीं बनेगा। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, सिर्फ सुनना। या तो फीमेल, वो जिसपे बना हुआ है, हाँ इधर लाओ, हाँ ये अभी बैठा बैठा मैं यही बना रहा था। क्लियर। तो अभी मैं इसे एक वीडियो बनाऊंगा, उसे अच्छे से देखना। एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर के सभी केसेस, 6 केस बनेगा। या तो फीमेल, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस दिखा रहा हूं ऐसे ही। तो बेटा या तो फीमेल आपकी अनअफेक्टेड मेल अफेक्टेड, या तो फीमेल कैरियर मेल अफेक्टेड, या तो फीमेल अफेक्टेड मेल अफेक्टेड, या तो फीमेल आपका ओवरऑल 6, या तो मेल अनअफेक्टेड होगा या तो अफेक्टेड होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखाया था। तो मेल में पॉसिबिलिटी कितनी, 2, फीमेल में पॉसिबिलिटी 3, कैरियर अफेक्टेड अनअफेक्टेड, 3 into 2 याद आया, 3 into 2 क्या हो गया था आंसर, 6। तो 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और ये इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग इस पे बात करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट को और अच्छा करेंगे, ब्रशअप करेंगे। पहला क्वेश्चन बेहद घटिया सवाल, कहता है व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द प्रोजनी, प्रोजनी की कंडीशन बताओ। देखो ये बकवास मत पढ़ा कर मेरे भाई, मुद्दे की चीज देखो। जहां पर बाप नॉर्मल है, पिताजी नॉर्मल है, तो पिताजी नॉर्मल है भैया, एक्स वाई सिंपली लिख दिया इधर। अब अगली बात, मुझे पहले दिख गया था ना, एक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर पूछ रहा है। व्हाइल द मदर है 1 जीन फॉर हीमोफीलिया, एक जीन, पहला ही क्वेश्चन, मतलब देखो है क्वेश्चन सरल, करने के बाद तुम्हें सरल लगेगा, लेकिन पहला क्वेश्चन वो थोड़ा अच्छा रहा। कह रहा है एक जीन हीमोफीलिया का है महिला के पास और एक जीन कलर ब्लाइंडनेस का है। तो महिला ना तो कलर ब्लाइंड होगी, क्योंकि दोनों रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो महिला ना तो कलर ब्लाइंड होगी ना तो हीमोफिलिक होगी, वो इन दोनों के लिए क्या होगी भाई साहब, कैरियर। एकदम क्लियर है। अब ना तो हीमोफिलिक होगी महिला, ना तो
कलर ब्लाइंड होगी। जीन है उसके पास दोनों के, कराएगी, खुद नहीं है। तो बेटा कह रहा किसी भी अच्छा एक अच्छी बात और सुनना, नोटिस करना, कह रहा है एक जीन हीमोफीलिया का, एक जीन कलर ब्लाइंडनेस का ऑन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, किसी एक एक्स क्रोमोसोम पर दोनों जीन खराब करना। ये मत कर देना कि महिला का एक इधर वाला जीन हीमोफिलिक कर दो और यहां पर कलर ब्लाइंड कर दो ना, दोनों एक ही क्रोमोसोम पर। अर्थात मान लो यहां पर ये वाला जीन खराब हो गया, कलर ब्लाइंड हो गई और हीमोफिलिक भी हो गई, ठीक। अब इधर तो नॉर्मल है, तो ना तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस आने वाली है ना तो हीमोफीलिया, बिकॉज रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव डिसऑर्डर के लिए दोनों जीन खराब होने चाहिए। अब यार देखो जहां रिप्रेजेंट नहीं किया जाता मतलब वो जीन नॉर्मल है। क्लियर है बात? अब बेटा खटाखट गैमेट बनाओ, खटाखट फ्यूज कराओ। अगर ये फ्यूज होगा इससे तो जो महिला बनेगी, जो बच्चा बनेगा, ठीक, जो बच्चा बनेगा वो आपकी महिला होगी और कैरियर होगी, दोनों के लिए, कलर ब्लाइंड हीमोफीलिया दोनों के लिए। लेकिन गुरु ये वाला पुरुष, अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम जिस पर ये दोनों खराब वाले फॉल्टी जीन हैं, अगर ये फ्यूज करेगा तो बेटा क्या होगा, आपका जो पुरुष बनेगा वो कलर ब्लाइंड भी होगा, हीमोफिलिक भी होगा। अब अगर तुमने हमसे ये पूछा कि सर सेम केस इधर, सेम केस कहां भैया, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, गॉट इट। तो यहां पर एक्स क्रोमोसोम पर जो भी जीन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। तो ये पुरुष आपका कलर ब्लाइंड भी होगा, हीमोफिलिक भी होगा। अब इससे जो महिला बनेगी वो नॉर्मल होगी और इस वाले एक्स क्रोमोसोम से जो पुरुष बनेगा वो नॉर्मल होगा। तो सीधी सी बात है, आपकी महिला में देखा जाए तो महिला जो है आपकी 50% कैरियर, 0% अफेक्टेड। अरे दो महिलाएं हैं, देखो प्रोजनी पूछे, इस चीज को नोटिस करना, एग्जाम में फंसाएगा। प्रोजनी पूछे अलग बात है, प्रोजनी फिर सारे बच्चे आप काउंट करोगे, ठीक है, और पॉसिबिलिटी का विज्ञान है बेटा जेनेटिक्स। प्रोजनी पूछे तो सारे बच्चे काउंट करना, लेकिन अगर तुम्हें बॉय गर्ल मेंशन कर दे जेंडर तो फिर सिर्फ उसका परसेंटेज निकालना। तो अगर मैं देखूं टोटल में कैरियर कितने, पहले तो मेल कभी कैरियर हो नहीं सकता, 100 की सीधी बात। अगर मैं तुमसे कहूं टोटल में कैरियर कितने बेटा, तो 25%। अगर महिला की बात करोगे तो महिला 50। अरे मेरे भाई 4 में 1%, 4 में एक कैरियर है, कितना परसेंट हुआ, 25। अब लेकिन महिला कितनी हुई, पॉसिबिलिटी कितनी है महिलाओं की, 2 में 1 कैरियर है तो 50%। तो 50% महिला कैरियर है और 50% महिला अनअफेक्टेड। अब मेल की बात करो, अगर पहले क्वेश्चन में इसलिए खूब बात कर ले रहा हूं, मेल की अगर बात करो तो 50% अफेक्टेड और 50% अनअफेक्टेड, कैरियर कभी हो नहीं सकता। तो अब भैया ढूंढ लो अपने हिसाब से। कह रहा है 50, पहला कह रहा है ओनली डॉटर आर हीमोफिलिक, गलत, डॉटर एक को हीमोफिलिक नहीं होंगी, क्लियर भाई। इधर बोथ सन एंड डॉटर विल बी हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड, महागलत। तीसरा 50% हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड सन, 50% हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड सन, सन की बात कर रहा है भाई साहब, प्रोजनी की बात नहीं कर रहा है। 50% सन क्या है, कलर ब्लाइंड और हीमोफिलिक होंगे, बिल्कुल सही बात है, 2 में 1 है। एंड 50% नॉर्मल सन, बिल्कुल सही बात है, 50% नॉर्मल और 50% कलर ब्लाइंड। अब सिर्फ सन देखो ना मेरे भाई, बक्का इधर देखो, मून थोड़ी देखोगे, सन देखो, चांद थोड़ी देखोगे, समझ पाए हमारी बात। इधर आओ बेटा, तो आंसर थर्ड, लेकिन हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक, तो हम चौथे पे भी बात करेंगे। 50% हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड डॉटर, 50% हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड डॉटर, एकदम गलत, महागलत, बात खत्म, आंसर इज थर्ड। सो नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिस्टिक फाइब्रोसिस। मेरे को कोई मतलब नहीं, चाहे तुम सिस्टिक फाइब्रोसिस लिखो, चाहे ओवरी की फाइब्रोसिस कराओ, चाहे टेस्टिस की कराओ, मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ इतना दिख रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जस्ट यू हैव टू ग्रैब द आंसर, आंसर पकड़िए भाई, बकवास थोड़ी पढ़ेंगे यार। तुम यहां मत लिखो सिस्टिक फाइब्रो, हम काट दे रहे हैं, पहले हमको गुचाड़ने दो, तुम लोग वीडियो 5 सेकंड आगे कर लो। आओ बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। कह रहा अच्छा ऑटोसोमल रिसेसिव, कह रहा व्हाट आर द चांसेस, क्या चांसेस हैं दैट द चाइल्ड, अब चाइल्ड में लड़का लड़की दोनों आ गए, क्लियर, बच्चा है, बच्चा पता नहीं क्या है। इधर वुड हैव डिजीज, कितनों के पास डिजीज होगी, अगर इफ एनी वन ऑफ द पेरेंट, किसी एक पेरेंट को, कह रहा चाहे मेल को करना या फीमेल को करना, एनी वन, दोनों को मत कर देना, एनी वन, ठीक, बोलते नहीं इन दोनों में से एनी वन क्वेश्चन लगाओ तो कोई एक लगाते हो, तो किसी एक को हेट्रोजाइगस मानने को कह रहा है। और ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है भाई साहब, एक पेरेंट को कह रहा है हेट्रोजाइगस, ठीक है, और एक पेरेंट को क्या कह रहा है बेटा, एक पेरेंट को हेट्रोजाइगस रखने को कह रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगला पेरेंट आपको क्या मानना पड़ेगा, नॉर्मल, बोल मेरे भाई, वरना दोनों हेट्रो बोल देता ना। तो नॉर्मल क्या होगा बेटा, स्मॉल सी नॉर्मल होगा। अबे डिजीज अपीयर हो जाएगी, रेसेसिव है मेरे भाई। तो कह रहा है चलो फिर हमने मान लिया एक पेरेंट को कैपिटल सी। क्यों कह रहा है मुझसे कि किसी एक पेरेंट को हेट्रोजाइगस कर दीजिए, क्योंकि वो जान रहा ऑटोसोम मेल के पास भी है और फीमेल के पास भी है, तो लफड़ा ही नहीं, किसी भी एक को कर दो। तो भैया कह रहा है कि एक हेट्रोजाइगस हो गया और एक नॉर्मल कर दिया मैंने, क्लियर है बात।
अब मेरी बात सुनना, अब तुम कहोगे सर स्मॉल सी, अरे मेरे भाई स्मॉल सी अफेक्टेड हो जाएगा, स्मॉल सी अफेक्टेड हो जाएगा। कैपिटल सी स्मॉल सी मान नहीं सकते, क्योंकि खुद ही बोल दिया है कि किसी एक पेरेंट को हेटेरोजाइगस मानना, तो बचा क्या, कैपिटल सी पक्का। अब इधर देखो बेटा, अब अगर तुम ये कराते हो ठीक, तो कॉमन सेंस लगाना, किसी एक गैमेट में कैपिटल सी जाएगा, किसी एक गैमेट में स्मॉल सी जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आओ बेटा, यहां पर भी एक में कैपिटल सी जाएगा और अगले में भी क्या जाएगा, कैपिटल सी, ठीक, होमोगैमेटिक होगा ना यार, कैपिटल सी सेम टाइप का गैमेट बनाएगा। अब अगर हम फ्यूज कराते हैं तो या तो कैपिटल सी बच्चा बनेगा, एक ही लिख लो कैपिटल सी क्या जाता है, और या तो आपका कैपिटल सी स्मॉल सी बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी बच्चा यहां पर अफेक्टेड नहीं होगा डिजीज से, क्योंकि डिजीज क्या है, रेसेसिव है। पर क्वेश्चन आ जाता है डिजीज डोमिनेंट है भाई साहब, तो 100% बच्चा अफेक्टेड आ जाता। क्लियर है बात? तो डिजीज है ऑटोसोमल रेसेसिव, तो आंसर हो गया हमारा 0%, एक भी बच्चा अफेक्टेड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा एन, अरे काटो पहले इसको, काटो, पहला काम फालतू बातें कम, अरे पहले इसको काटेंगे हम लोग, उसके बाद ही कुछ करेंगे। 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए जब तक हम काटेंगे। हमको डिजीज से मतलब ही नहीं, डेफिशिएंसी हो चाहे एफिशिएंसी हो, हमें कोई मतलब नहीं डिजीज से। हमको डिजीज का नाम दे दे डराते हैं लंबा लंबा। इधर आओ, कह रहा हूं ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, सेम कहानी, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो, कोई भी हो, आई डोंट केयर, थैलासीमिया हो, फेनिलकीटोनूरिया हो, सिकल सेल एनीमिया हो, क्लियर, कोई भी ऑटोसोमल रेसेसिव हो, कलर ब्लाइंड नहीं हो, वो एक्स लिंक रेसेसिव है। क्लियर? अब भैया व्हाट आर द चांसेस कि ऑफ स्प्रिंग डू नॉट एक्सप्रेस द डिजीज फिनोटाइप। अब मेरे एंगल से करना शुरू करें, अब डिस्कशन को हो गया क्लियर। आओ बेटा, कह रहा कितने ऑफ स्प्रिंग आपके एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ये भाई कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, अफेक्टेड नॉन अफेक्टेड में आप गड़बड़ी कर देते हो। पूछा क्या है, कितने डिजीज को नहीं शो करेंगे अगर पेरेंट का जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए है, पक्का, कितने डिजीज को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आंसर इज 75%। आप कहो सर हाउ, ये मेंडेलियन क्रॉस है भाई साहब, कह रहा कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों पेरेंट है, याद करो मेंडल की F1 जनरेशन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, याद आया, एक मिला था कैपिटल टी, एक मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मिला था स्मॉल टी, तो 25% क्या दिखाया था, रेसेसिव। अरे 3:1 मेरे भाई, डोमिनेंट मिले थे 3, रेसेसिव मिला था 1, तो सीधी बात है कि डिजीज क्या है, रेसेसिव है। अरे मेरे भाई याद करो मुन्ना, फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला था आपको, F2 जनरेशन का, ये मेंडेलियन क्रॉस है, सीधा आंसर ठोका 25%, डोमिनेंट और 75%, डोमिनेंट और रेसेसिव का रेशियो आया था 3:1, 3 टॉल मिला था, 1 ड्वार्फ मिला था। एक तो तुम रट लेते हो साला टॉल ड्वार्फ, 3-1, रटो मत बेटा, ये बोलो डोमिनेंट रेसेसिव का रेशियो कितना आया था, 3:1। अब रेसेसिव डिसऑर्डर है भाई, तो इसका मतलब रेसेसिव डिसऑर्डर 4 में किसी एक को हो रहा है, ठीक है, एक को हो रहा है, 4 में एक को हो रहा है, मतलब 25% अफेक्टेड, तो कितने परसेंट अनअफेक्टेड, 75। बोल मेरे भाई, 4 में 3 कितना हुआ, 75%। अब अगर हां मुझसे पूछता डोमिनेंट डिसऑर्डर है, मान लो यहां काट के डोमिनेंट कर लो, एग्जाम में मत करना ऐसे, एग्जाम में जो लिखा हो लिखा रहने देना, डोमिनेंट डिसऑर्डर कर लो तो हम कह देंगे 75 अफेक्टेड, बात खत्म, हैप्पी बर्थडे, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, पेन ही नहीं उठाना था। वुमेन है, उसका नॉर्मल विजन है, एक महिला है उसका विजन कैसा है, नॉर्मल, बट हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। देखो ये बहुत ही थका हुआ क्वेश्चन होता है, सेम पैटर्न में बहुत बार रिपीट किया है, ठीक है। आया हुआ सवाल है मुन्ना, सुनो, आया हुआ सवाल, इससे सवाल को बहुत बड़ा मत समझा करो। आया हुआ सवाल इसलिए बोल देते हैं, तुम ये सुन लेते हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरी शीट में सारे आए हुए सवाल होते हैं और साथ में सारे अच्छे सवाल होते हैं, लेकिन अब उसमें अगर लिख देंगे ना नीट 2000 इतना, तो तुम वही सबसे पहले लगाओगे, बाकी सबको हल्के में ले लोगे। तो इधर देखो, एक महिला है, इसका विजन नॉर्मल है, महिला है, विजन नॉर्मल है, समझना। अब अंदर से क्या विजन है वो हमको नहीं पता भाई साहब, भाई उसका हम फिनोटाइप देख रहे हैं, बहुत नॉर्मल है विजन, लेकिन अब जीनोटाइप क्या पता कैरियर हो, और क्या पता बिल्कुल अनअफेक्टेड हो। तो अब बेटा अगर नॉर्मल विजन है उसका, लेकिन उसके जो पिताजी हैं, उसके क्या है, पिताजी, मतलब इस आदमी के ससुर जी, हाँ इस महिला की मम्मी के पति, इस महिला की मम्मी के पति, समझ पाए ना मेरी बात, और इस महिला इस पुरुष के बच्चे के मामा के जीजा, हाँ इधर। अब मेरी बात सुनो,
एक महिला है, नॉर्मल विजन है, उसके पिताजी कलर ब्लाइंड है। सीधे सोचो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पिताजी के पास एक्स वाई क्रोमोसोम है, वो महिला को तो एक्स दे सकते हैं अपना, ठीक। अब बेटा जिसको कुछ ना बोला जाए उसको नॉर्मल माना जाता है। तो इस महिला की मम्मी को मैंने नॉर्मल मान लिया, एक्स एक्स। इधर आओ, महिला नाराज हो रही है। इस महिला की मम्मी को मैंने मान लिया एक्स एक्स। इस महिला के पापा क्या थे, कलर ब्लाइंड। तो पापा लड़की को तो एक्स क्रोमोसोम दे सकते हैं ना, और पापा के चक्कर में लड़की क्या हो गई, कैरियर। क्लियर है? अब चाहे ये वाला फ्यूज करे चाहे ये वाला फ्यूज करे। अब कह रही इस महिला की एक शादी, एक ही शादी, मतलब इस केस में शादी होती कलर ब्लाइंड पुरुष से। ये पुरुष क्या था, कलर ब्लाइंड। अच्छा, अब समझ में आ रहा है। ससुर जी बिल्कुल अपने जैसा दामाद चाहते थे। ससुर जी भी कलर ब्लाइंड, दामाद जी भी कलर ब्लाइंड। तो कहता है चौथा लड़का इस कपल का, तुम चौथा नहीं तीसरे पैदा करो, आई डोंट केयर। जेनेटिक संभावनाओं का विज्ञान है। तुम दूसरे की बात करो, पहले की बात करो, आई डोंट केयर। तो बेटा क्या संभावना है चौथे लड़के के कलर ब्लाइंड होने की? इधर देखो बेटा, अगर अब सिर्फ लड़के की बात कर रहा है तो मैं एक्स वाले से मतलब ही नहीं रख रहा हूं, क्योंकि पुरुष क्या दे सकता है महिला को, एक्स क्रोमोसोम। पुरुष लड़के को क्या दे सकता है, वाई क्रोमोसोम। तो अब बेटा पुरुष पुरुष की बात करो, ये वाला लड़का कलर ब्लाइंड होगा, ये वाला बच्चा कलर ब्लाइंड होगा। अब बेटा मेरी बात समझना, ये वाला बच्चा क्या होगा, कलर ब्लाइंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने परिवार की परंपरा को मेंटेन रखा। अरे कलर ब्लाइंड कलर ब्लाइंड कलर ब्लाइंड। लेकिन अगर ये वाला फ्यूज किया एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि महिला कैरियर थी, तो बेटा लड़का कैसा होगा, नॉर्मल। अब भैया पता नहीं, संभावनाओं का विज्ञान है, कौन वाला स्पर्म फ्यूज करे। तो कलर ब्लाइंड हो भी सकता है, कलर ब्लाइंड नहीं भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि भाई महिला के पास एक्स क्रोमोसोम है, जो है वही तो देगी। पुरुष के पास एक्स वाई दोनों है, लेकिन पुरुष लड़का पैदा करने के लिए वाई ही देगा, पुरुष लड़की पैदा करने के लिए एक्स ही देगा। अब बेटा महिला अगर कैरियर है तो सीधी बात है, ये वाला कलर ब्लाइंड वाला एक्स क्रोमोसोम अगर फ्यूज होगा तो बच्चा कलर ब्लाइंड, और नॉर्मल वाला फ्यूज होगा तो बच्चा नॉर्मल। इसका मतलब आंसर मे बी कलर ब्लाइंड, मे बी ऑफ नॉर्मल विजन। खत्म। क्वेश्चन नंबर 5वां, 2 जीन है हीमोफीलिया का, अच्छा, एंड 1 जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। इधर देखिए बेटा, आराम से क्वेश्चन को समझिएगा बेटा, मन से देखना। ये क्वेश्चन कहता है एक महिला है जिसके पास 2 जीन है, ठीक है भाई, हीमोफीलिया का एक और एक कलर ब्लाइंडनेस का, ऑन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। भाई साहब बात समझना, किसी एक एक्स क्रोमोसोम पर दोनों जीन डालिए। ये नहीं कि एक में आप कलर ब्लाइंड वाला एक एक्स पे डाले, हीमोफीलिया वाला अलग एक्स पे डाले, एक क्रोमोसोम पर। क्लियर? तो चलो भैया, मैंने कलर ब्लाइंडनेस भी डाल दिया, हीमोफीलिया भी डाल दिया, ठीक है। तो महिला का हो गया जीनोटाइप। कहता है मैरी करती है एक नॉर्मल मैन से, ठीक है। इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बेटा, सामने देखो, सामने एक्स वाई क्रोमोसोम, पुरुष नॉर्मल है। अब कहता है व्हाट प्रोजेनी का रिजल्ट क्या होगा। देखो भैया इधर देखो, ये फ्यूज करे लड़की, अब गैमीट बनाएगा तुम्हारे लिए, एक्स अलग गैमीट में ले जाए, वाई अलग ले जाए, फिर इधर एक्स इधर, फिर वाई इधर, एक्स इधर, एक्स अलग गैमीट में, ये एक्स अलग गैमीट में, फिर प्यूनेट स्क्वायर बनाए, फिर गैमीट सजाए। यही करते रहे बेटा, बताओ बेटा, यही करते रहे। 30 साल की उम्र हो गई, ये सब कुछ नहीं है। सुनो हमारी बात, हम तुमसे क्या कह रहे हैं। अब बेटा अगर ये वाला गैमीट फ्यूज हुआ तो वो लड़की आपकी क्या हो जाएगी, कैरियर, और ये इससे फ्यूज हुआ तो वो लड़की नॉर्मल। अगर वाई फ्यूज हुआ इससे, लड़का कलर ब्लाइंड, वाई इससे फ्यूज हुआ, लड़का कलर ब्लाइंड नहीं होगा। तो बस खत्म, आंसर आ गया है। 50% कह रहा है हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड, बिल्कुल सही बात। 50% नॉर्मल सन, बिल्कुल सही बात, बात खत्म। अरे 2 सन है ना, एक कलर ब्लाइंड है और हीमोफिलिक भी है, और एक नॉर्मल सन है, तो 2 में 1, 50-50 का रेशियो बढ़ गया, खत्म। लाओ लेकिन और देख लेते हैं। 50% हीमोफिलिक डॉटर, हाँ यहां तक तो बात तुम्हारी सही लग रही है हमको। 50% कलर ब्लाइंड डॉटर, महागलत। 50% नॉर्मल डॉटर बोलोगे तो सही है। ऑल गलत हो गया, उड़ाओ इसको। हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड डॉटर, डॉटर कलर ब्लाइंड होगी नहीं, डॉटर कैरियर होगी। क्लियर? वो भी 50%। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ, लंबा क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस ऑफ बोथ। अच्छा ठीक है, व्हाट इज द इनहेरिटेंस, कैसे जीन जाएगा मां बाप से बच्चों में अगर कलर ब्लाइंड है दोनों पेरेंट, कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा सॉरी, व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात कर रहा है। इसका इनहेरिटेंस कैसे होगा जब बोथ पेरेंट हैविंग नॉर्मल विजन,
ठीक है, दोनों पेरेंट का नॉर्मल विजन है, बहुत बढ़िया बात है। अब आंखें तुम्हारी नॉर्मल देख रही हैं, अंदर से पता नहीं क्या खुराफात है जीनोटाइप की। बट मदर हैज अ रेसेसिव जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। इतना काहे घुमा के लिखती हो, सीधे सीधे बोल दो ना कि महिला कैरियर है और पुरुष नॉर्मल है। लेकिन फर्जी की बात है, बट मदर हैज अ रेसेसिव जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। अब हम भी बदतमीजी करने लगे, हम बोलने लगे ऑन बोथ क्रोमोसोम की सिंगल। अब कहेगा सिंगल मानो क्योंकि नॉर्मल विजन बताए हम। इधर आओ बेटा। तो बेटा इस केस में एक को लड़की कलर ब्लाइंड नहीं होगी, 100 का सीधा बात। एक लड़की कैरियर जाएगी और कैरियर नहीं बेटा, एक नॉर्मल। तो बेटा तीसरा ऑप्शन कट गया, लेकिन बदतमीजों की बदतमीजी देखिए, 3 ऑप्शन अभी भी बाकी है। तो भैया पुरुष भी देख लो, पुरुष 50% हो जाएंगे तुम्हारे क्या कलर ब्लाइंड, साफ साफ दिख रहा है। तो आंसर 50 और नेल। क्वेश्चन छठे का पहला। आओ क्वेश्चन नंबर 7वां, कह रहा कलर ब्लाइंड वुमेन शादी करती नॉर्मल मैन से। अच्छा, तुम कलर ब्लाइंड हो लेकिन शादी करने के लिए तुम्हें दूल्हा कैसा चाहिए, नॉर्मल। ठीक, तो भनाभन फ्यूज कराओ। लड़कियां जितनी भी होंगी सबकी सब क्या होंगी, कैरियर। पुरुष जितने भी होंगे सबके सब क्या होंगे, कलर ब्लाइंड। सीधी सी बात है, क्योंकि महिला पुरुष को क्या दे सकती है, एक्स क्रोमोसोम, वही उसके पास है। बाप पुरुष को क्या दे सकता है, वाई क्रोमोसोम। महिला चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक्स देगी। लेकिन जो पुरुष होगा वो लड़के को वाई देगा, लड़की को एक्स देगा। पुरुष विल डिसाइड लड़का होगा या लड़की। आओ, तो यहां सीधे बोल रहा है महिला अगर कलर ब्लाइंड है तो दोनों पे जीन होंगे, पुरुष को ये एक्स ही दे सकती है। इसका मतलब जितने भी पुरुष होंगे सब के सब बेचारे कलर ब्लाइंड होंगे। क्लियर। तो कहता है कलर ब्लाइंड डॉटर एंड नॉर्मल सन, गलत। कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर। कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर विल बी द आंसर। आंसर विल बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8वां, फिर वही बातें। कलर ब्लाइंड मैन है, शादी करता है एक लेडी से। लेडी से क्या करने की जरूरत पड़ गई। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ नॉर्मल लेडी हुज फादर वॉज वेरी रिच। अच्छा नहीं, कलर ब्लाइंड ठीक है, वेरी रिच इन फॉल्टी जीन, राइट। कहता है कलर ब्लाइंड मैन है, वो शादी करता है एक लड़की से जिसका बाप कलर ब्लाइंड था। बाप कलर ब्लाइंड था उस लड़की का। सुनो बेटा, बाप कलर ब्लाइंड था। बाप लड़की को क्या दे सकता है, एक्स क्रोमोसोम, और बाप खुद कलर ब्लाइंड है, तो लड़की हो जाएगी कैरियर। बना के दिखाएं वो भी, कितना पूरा प्रोसेस देखना है क्या। इधर मेरी बात तो समझो, बाप कलर ब्लाइंड है तो बाप देगा एक्स, तो सीधी बात है बाप के पास एक एक्स है, बहुत दूसरा फॉल्टी जीन विद कलर ब्लाइंडनेस। तो लड़की हो गई कैरियर और पुरुष महाराज क्या है, कलर ब्लाइंड मैन। पुरुष कलर ब्लाइंड है, लड़की क्या है आपकी, कैरियर। खत्म। कहता है वो 2 लड़के पैदा करते हैं 2 लड़कियां पैदा करते हैं, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर हम भी पूछेंगे पहले क्या हुआ। इधर आओ। तो बेटा लड़की कैरियर, लड़का कलर ब्लाइंड। एक्चुअली मेल को कलर, मेल भले 8% कलर ब्लाइंड है लेकिन दिल दुखता है। फीमेल अफेक्टेड, फीमेल कैरियर, मेल अफेक्टेड। मेल वाला बेचारा कैरियर नहीं होता, सीधे अफेक्टेड या अनअफेक्टेड, हटा सावन की घटा। मेल नॉर्मल। अब आंसर ढूंढ लेना, ठीक है। इधर आओ बेटा, इधर अब आगे बढ़ो। अ कलर ब्लाइंड डॉटर इज बोर्न। एक कलर ब्लाइंड लड़की कब बन सकती है भाई, मिनिमम पॉसिबिलिटी है, मिनिमम पॉसिबिलिटी। बड़ी उत्सुकता थी इनको कैमरे के सामने आने की ताकि इनको 10-5 लोग देखें। अब बेटा इधर सुनो, कलर ब्लाइंड डॉटर है जो पैदा होती है, ठीक है भाई, पैदा ही होगी कब। देखो भाई, बाप देगा एक्स तो बपवा तो पक्का कलर ब्लाइंड होना चाहिए, और पप्पा देंगे और मम्मी देगी एक्स, तो मिनिमम कम से कम सर, अगर आप इधर इतना उत्साह है, कम से कम सर, मिनिमम सर, फादर को कलर ब्लाइंड कर दो और कम से कम माता जी को कैरियर कर दो, और सर दोनों को कलर ब्लाइंड कर दोगे तो ऑल द बच्चा इधर लुड़का लुड़की एनीथिंग ऑल विल बी अफेक्टेड। गॉट इट। तो ढूंढ लो भैया, मदर कैरियर होनी चाहिए, फादर कलर ब्लाइंड होना चाहिए कम से कम। क्लियर। तभी लड़की अफेक्टेड होगी। अरे बाप रे, इन क्रॉस बिटवीन, प्लस लगा दिया तो तुम ऐसे डर गए होगे कि कुछ बहुत बड़ी बात हो गई। कह रहा क्रॉस करा रहा है बिटवीन इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर AB एंड वाइल्ड टाइप प्लस। इन दिस क्रॉस 700 आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल वर ऑफ पेरेंटल टाइप। अच्छा, 1000 में 700 इंडिविजुअल पेरेंटल टाइप के हैं। बहुत ही सरल सवाल,
ये तुम प्लस प्लस देख के डर क्यों जाते हो बेटा? अरे याद करो, मॉर्गन साहब याद है, वो क्या कहते थे, डोमिनेंट को प्लस से दिखाएंगे, याद आया? अब तुम कहोगे नहीं सर आपने कहा था रेसेसिव फिनोटाइप के पहले लेटर के आगे प्लस लगाओ। सर वही लगाओ तभी हम क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा मत करो, घर जाओ। बात सुनो, दो जीन है, ठीक है भाई, इधर देखो सजा दे रहे तुम्हारे लिए, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, उनकी डोमिनेंट फॉर्म लिख लिया प्लस और प्लस, प्लस और प्लस। अब मेरे भाई चाहो तो कैपिटल ए लिख दो और यहाँ स्मॉल ए लिख दो, तुम्हारा तो यही लगा रहता है, तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल टी से कह रहे हमने तुमको बाहर निकाल लिया है, अब लेटर कुछ भी यूज करो। तो कैपिटल ए प्लस और सॉरी स्मॉल ए और प्लस और स्मॉल बी और प्लस, अरे उसी एलिक फॉर्म यार, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, दोबारा सुनो, मर वर जाए तब समझोगे क्या? इधर देखो, स्मॉल ए का डोमिनेंट फॉर्म प्लस से दिखा दिया, स्मॉल बी का डोमिनेंट फॉर्म प्लस से दिखा दिया, बात खत्म यार। दो जीन है, कह रहा 1000 इंडिविजुअल हैं, 1000 में 700 जो है वो बिल्कुल पेरेंट जैसे हैं, उनका जीनोटाइप कैसा है, पेरेंट जैसा है। ये क्वेश्चन चुटकियों में निकालने का तरीका, ये क्वेश्चन दिखने में लंबे होते हैं, इनका सोल्यूशन एक लाइन में होता है, ठीक है। क्वेश्चन जितना बड़ा इसका मतलब क्वेश्चन उतना सरल, क्योंकि इसका मतलब इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा। इज दिस क्लियर? तो सर ये बताओ, ये वाले क्वेश्चन कैसे निकालें? डायरेक्ट तरीका सुनोगे? सुनो हमारी बात, पहले वो करो, एक बार करना, एक बार ऑड नंबर में करना, लाइक करो, एक तो कमेंट करो नीचे सुंदर सा कि सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, यही सब बोल के यूट्यूब चैनल चलते हैं, सुना है हमने ऐसा। तो अब मेरी बात सुनो, मुद्दे पे आते हैं वापस, ठीक है। ऐसे सवाल निकालने के तरीके, बच्चों सभी लोग गौर से सुनना, ऐसे सवाल, ये सवाल निकालने का तरीका क्या है? इधर ओए, इधर इधर नॉर्मल विजन अंदर का जीनोटाइप पता नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे नोटिस करो, ठीक है। अब सुनो, 1000 में 700 इंडिविजुअल पेरेंटल दिखा रहे हैं, 1000 का 700 कितना परसेंट हुआ? 70%। 70% पेरेंटल, 30% रिकॉम्बिनेंट, पक्का? 70% पेरेंटल, 30% रिकॉम्बिनेंट। आराम से सुनना मेरी बात, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन होने के आसार, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30%। 30%, पक्का? अब मैप यूनिट समझ जाओ क्या होता है, बस खेल खत्म। व्हाट इज मैप यूनिट? बेटा समझना, लिंकेज को बताने के लिए एक यूनिट दी गई, ठीक है, लिंकेज को बताने के लिए एक यूनिट दी गई कि दो जीन के बीच की दूरी कितनी है। क्या बोला? दो जीन की बीच की दूरी कितनी? किलोमीटर में मत नापना, वरना 0 पॉइंट के बाद इतने डेसिमल लगेंगे ना बेटा कि पेन का इंक खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमने एक यूनिट बना दिया, सेंटीमॉर्गन, या उसी सेंटीमॉर्गन को हम लोग बोलते हैं मैप यूनिट। प्लीज लिसन प्रॉपर्ली यार, ये सुन लो, भना भन 4-5 सवाल निकलवा दूंगा। सेंटीमॉर्गन बोलिए, मैप यूनिट बोलिए, एक ही बात है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, राइट? ठीक है, आप सुनना मेरी बात, सेंटीमॉर्गन और मैप यूनिट की कहानी क्या है। मान लीजिए दो जीन है, इस क्वेश्चन को रोकता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं वापस उस वाले बोर्ड पे जाता हूं जो हमारा नॉर्मल बोर्ड है, इधर। अरे बिल्कुल मेरे चेहरे का रंग आ गया, इधर आओ बेटा। नहीं इतना भी नहीं सफेद है, नहीं एल्बाइनो कह दोगे 0 रेसेसिव एलील है। इधर आओ बेटा। कह रहा दूरी बताओ। मैंने कहा किसके बीच की? किन दो चीजों के बीच की दूरी बताओगे? मैंने कहा चाहिए बताओ, आमने सामने वाले जीन की, मतलब सेम जीन के बीच की दूरियां बताना है क्या? तुम लोग पागल हो क्या सर? ये अलग अलग क्रोमोसोम है। अब भाई एक क्रोमोसोम क्या पता न्यूक्लियस में वहां टाइल लाओ, एक वहां टाइल लाओ, कोई सेंस ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं। सेम जीन के दो एलिक फॉर्म के बीच थोड़ी आप डिस्टेंस बताते हो यार, ठीक है। एक ही क्रोमोसोम पर बताओगे। अरे मेरे भाई मान लो ये कमरा न्यूक्लियस है, एक वह क्रोमोसोम एमुर जा रहा है, उसका होमोलोगस ओमुर जा रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म में थोड़ा बहाव बढ़ा, एक वह ओमुर पहुंच गया, तो ये दूरी थोड़ी नाप सकते हो यार कि दो होमोलोगस न्यूक्लियस में कितनी दूर है, ठीक है। दो होमोलोगस तो फिर कोई बात ही नहीं कि एक जीन के दो एलिक फॉर्म के बीच दूरी नहीं बताई जाती। स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, जो कि मॉर्गन साहब के स्टूडेंट थे, उन्होंने जीन मैपिंग बताई, क्रोमोसोमल मैपिंग बताई। मैप मतलब नक्शा, कि कौन सा जीन कितनी दूरी पर रखा है। तो मेरे भाई ये बताओ मैं तुमसे कितनी दूर हूं? ये डिपेंड करता है ना कि तुम ऑनलाइन इस समय कहां से हमसे पढ़ रहे हो। अब गोवा से पढ़ रहे हो बीच से, कि हिमालय की पहाड़ियों पर बैठे हो, तो इससे डिस्टेंस डिसाइड होगी। तो एक पॉइंट सर फिक्स करो पहले आप। एक पॉइंट सर आप दूरी तभी बता पाओगे जब मेरे को, आपकी डिस्टेंस तो फिक्स हो गई है, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा किससे। तो मिनिमम कितने जीन चाहिए? 2। अबे मैं कानपुर में खड़ा हूं, ठीक। अब मुझसे कहोगे सर कितनी दूर हो? हम कहेंगे कहां से? इसका मतलब 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 जीन चाहिए, तभी आप दूरी बता पाओगे।
तो क्या दो एलिक फॉर्म के बीच दूरी? ना 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 ना, बोल मत देना बेटा, कैपिटल ए और कैपिटल बी नहीं, मैं तो आराम से पढ़ाऊंगा इसको, सिखाऊंगा इसको। कैपिटल ए और कैपिटल बी, समझना ये दो जीन है, इच्छा हो तो स्मॉल ए लिख दें, प्लस लिख दें, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस नापते हैं हम लोग क्रोमोसोम पर किलोमीटर में नहीं नाप तो सकते हैं सर, न्यूमेरिकल वैल्यू इतना बड़ा आएगा कि 0 पॉइंट तमाम जीरो हो जाएंगे। तो हम एक बहुत ही छोटी यूनिट लेते हैं जिसे बोलते हैं मैप यूनिट, या उसी को हम बोलते हैं सेंटीमॉर्गन। क्या? मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन। तो मान लो मेरे से कहता है दूरी है 10 मैप यूनिट या 10 सेंटीमॉर्गन। तुम कहोगे सर इतनी सरल कॉन्सेप्ट था? हाँ, 10 मैप यूनिट या 10 सेंटीमॉर्गन। समझियो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, समझना अच्छे से। 10 मैप यूनिट या मेरे से कहता है 10 सेंटीमॉर्गन, समझ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? सर आप हमें 1 मैप यूनिट का मतलब समझा दो, हम 10 मैप यूनिट का मतलब आपको समझा देंगे, गुणा 10 कर देंगे। बिल्कुल सही आपने सोचा। देखो यार, मैप यूनिट एक्चुअली में क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है वैसे ही मैप यूनिट भी क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। अब समझना, डिस्टेंस ज्यादा क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, डिस्टेंस ज्यादा क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर अगर ज्यादा तो नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, एकदम क्लियर। दोबारा, लिंकेज कम मतलब डिस्टेंस नहीं, रुको एक बार डिस्टेंस। और किसी ने मेरी वीडियो क्लिप काट के और जोड़ी और ऐसे को तुमने कुछ लगा दिया गाना, तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, बता रहा हूं। डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो लिंकेज कम। लिंकेज मतलब दो जीन का फिजिकल एसोसिएशन, जीन का बोल रहा हूं, सुनो अब मेरी बात समझना। डिस्टेंस ज्यादा मतलब लिंकेज कम, डिस्टेंस ज्यादा लिंकेज कम मतलब क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज कम मतलब क्रॉसिंग ओवर ज्यादा मतलब नया कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। बोल बम, एकदम क्लियर है। तो बेटा अब समझना, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि दूरी कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेशन से जुड़ी हुई है, दूरी कहीं ना कहीं लिंकेज से जुड़ी हुई है? अरे मेरे बाप, दूरी ज्यादा लिंकेज कम, लिंकेज कम दूरी ज्यादा, दो जीन के बीच में तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा तो नया कॉम्बिनेशन ज्यादा, नया कॉम्बिनेशन ज्यादा तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो आपको कहीं ये फील आया कि नहीं कि ये सारे टर्म आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं? अरे एसोसिएटेड है यार। अब मेरी बात समझना। तो सर 1 मैप यूनिट क्या बताती? बता दो, हम 10 आपको सिखाएंगे, ठीक है भैया। सुनो 1 मैप यूनिट क्या है। पहले तो मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन, एक ही बात। 1 मैप यूनिट कहने का मतलब होता है कि रिकॉम्बिनेशन होने की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, चांसेस चलेगा, रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस, ठीक है, 1% है। 1 मैप यूनिट का मतलब हुआ रिकॉम्बिनेशन होने। तो तुम लोग को देख लो, फिर भन्नाने वाला जोश आने लगता है। आता कहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बड़ा इफेक्ट आ जाता है। अभी को वहां पढ़ा रहा हूं, अकेले पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब फिर नहीं समझ, यहां पढ़ा रहा हूं, अकेले पढ़ा रहा हूं, तो बस बातें हो रही हैं। तुम लोग दिख गए तो देखो एनर्जी लेवल कहां चला गया। अब बढ़ रहा है, अब नहीं, अवतार वर्ष सब टूट जाएगा। आइए, बड़ी सुंदर लाइन आ गई। और अच्छा, 1 मैप यूनिट, ये रिकॉर्डिंग जो है कल होने वाली थी, और अच्छे के चक्कर में कल नहीं हुई, आज भी ना होती। और तो कहा था ना तुम्हारी क्लास के जस्ट बाद मैं जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। मैं बैठा हुआ, मैं कहा और अच्छा, मजा नहीं आ रहा, और अच्छा कोई तरीका, और अच्छा। अब शेख मेरे से कहता सर अब कर लो, नहीं सर और अच्छा चक्कर में कैमरा एक्सपायर हो जाएगा। तो अब आइए, 1 मैप यूनिट का मतलब सुनो, तो प्लीज सुनो। 1 मैप यूनिट का मतलब, इतना सस्पेंस से बोलता हूं ना कि बस लगे क्या आ रहा है, 1% रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस। तो 10 मैप यूनिट का मतलब 10%, पक्का? ओए डिप्रेशन देवता, हाँ, 10 मैप यूनिट का मतलब 10%, एकदम क्लियर है बात, पक्का? मैं बहुत अच्छे सवाल कराऊंगा, अभी रुको। कहता है इन दोनों जीन के बीच 10 मैप यूनिट
का डिस्टेंस है तो मैं कहूंगा रिकॉम्बिनेशन चांसेस, बोलते ही नहीं है। मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन 90। पक्का, यहां तक क्लियर है बात। लेकिन बेटा मेरा बच्चा, मेरी बात समझना, अच्छा 50 मैप यूनिट का मतलब रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस 50। पक्का बेटा, दो चीज की पॉसिबिलिटी कभी 50 से ऊपर हो ही नहीं सकती। अभिषेक भाई मेरे को एक बात बताइए, एक सिक्का हम उछालते हैं, ठीक है, समझना, हेड आने की पॉसिबिलिटी 49, 50-50 बेइज्जती करा दिया यार भाई। 50 से ऊपर तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। ये तो बायो वाले भी समझ सकते हैं भाई। कभी ये कहते हो कि नहीं सर हेड आने की पॉसिबिलिटी 51, टेल आने की 49, ये तभी हो सकता है जब सिक्का मैं उछालूं। बोलो, सिक्का हाथ में फंसा के ऐसे देख के पलटा दे, है ना, तो 100 जीरो का हो जाएगा इधर। तो पॉसिबिलिटी क्या 50 से ऊपर हो सकती है? हो सकती है। इधर बेटा हो सकती है। हमारी सारी बहनें एक साथ बोले, अच्छा ना बोले, इधर आओ, लग जाता है बहनें हमारी, इधर आओ। तो बेटा मतलब 50 मैप यूनिट से ऊपर, एकदम क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आ जाओ बेटा, आ जा बेटा, सीख गए मुन्ना, अब उड़ा दोगे तुम। क्या कर दोगे? रुको कुछ क्वेश्चन और कराता हूं। कह दे रुक जा भाई, रुक जा भाई। ए और बी के बीच की दूरी बच्चों 10 मैप यूनिट है, बी और सी के बीच की दूरी 20 मैप यूनिट है। मैप लगा लेना भाई, कॉमन मैप। बताइए कौन दो जीन ज्यादा नजदीक है? हाँ, ए और बी, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी 10 मैप यूनिट। पक्का, मतलब रिकॉम्बिनेशन कम। हाँ भाई, बी और सी की तुलना में रिकॉम्बिनेशन कम। बी और सी की तुलना में ए और बी के बीच का रिकॉम्बिनेशन, बी और सी की तुलना में ए और बी के बीच रिकॉम्बिनेशन कम है, कम है, रिकॉम्बिनेशन कम। रिकॉम्बिनेशन कम मतलब दूरी कम, रिकॉम्बिनेशन कम मतलब क्रॉसिंग ओवर कम, क्रॉसिंग ओवर कम मतलब दूरी कम, दूरी कम मतलब लिंकेज। सब लोग समझ गए? तो ए और बी ज्यादा नजदीक होंगे बी और सी की तुलना में। पक्का? सर जी आप हमें ए और सी के बीच की डिस्टेंस दे दो, हम कसम से बता देंगे कौन सा जीन कहां पर है। अरे यार, तो हम दे रहे हैं डिस्टेंस, लो तुम भी क्या याद करोगे? बोल दे, रोना मत। पक्का? सोच लो। अरे हम सब सोच ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं डिस्टेंस कितनी थे। 30 मैप यूनिट। तो सर पहले तो ए और बी को नजदीक ले लो। सर ये कुछ नहीं हुआ, आप मॉर्गन वाला जो क्वेश्चन कराए थे वैसा ही क्वेश्चन है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी? 10। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी? 10। अब चाहे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बोलो चाहे मैप यूनिट बोलो, एक का ही बात। अरे यार, ए और बी के बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 10, इसका मतलब लिंकेज ज्यादा। बी और सी के बीच की 20। अब बी सी इधर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है। अब हमने देखा ए और सी के बीच की 30, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30। ए और सी के बीच 30 तभी हो सकती है। इधर देखो, बी और सी के बीच कितनी बोल रहा है? 20। बी और सी के बीच की 20, तो ए और सी के बीच कितनी हो जाएगी? 30। इसका मतलब अरेंजमेंट है ए बी एंड सी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब देखो उड़ाता है क्वेश्चन धड़ाधड़। अच्छा नहीं, एक बात और, एक बार पूरी रिपीट करते हैं। मैप यूनिट या सेंटी मॉर्गन, एक बात। अब से एक देखो गोरा आ रहा हूं, मेरे सारे एल रेसेसिव हैं एक छोड़कर। इधर आओ, मतलब स्किन कलर के पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है भाई साहब। मैप यूनिट सेंटी मॉर्गन टेल अबाउट द, एक मिनट। अच्छा टेल मी वन थिंग, अगर मैं तुम्हें बता दूं दो चीज के बीच डिस्टेंस ज्यादा है या कम है, तो तुम लिंकेज का, रिकॉम्बिनेशन का, सबका बता सकते हो। ठीक है, इसका मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड। जस्ट टेल मी द डिस्टेंस और आई विल टेल यू एवरीथिंग। ठीक है, दो जीन के बीच डिस्टेंस ज्यादा मतलब लिंकेज कम, लिंकेज कम, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम। दो जीन के बीच डिस्टेंस कम मतलब लिंकेज ज्यादा, लिंकेज ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम, रिकॉम्बिनेशन कम, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा। पक्का? अभिषेक क्या बेटा इसमें से मेरी ही सुरीली आवाज आएगी? इनकी आवाज तो नहीं आएगी? थोड़ी थोड़ी आना जरूरी है।
क्योंकि इनकी आवाज ही हमारा फ्यूल है। हो गया बेटा, हो गया बेटा, ऑनलाइन है थोड़ा। अभिषेक वापस वो कैसे आएगा? ऑनलाइन में से बता दिया करो, बेइज्जती हो जाएगी। हाँ वो मुझे पता, मैं देख रहा, तुम्हें आता है कि नहीं आता कि सैलरी काटूं? आ गया, यही है सर। लो भैया, एमुर ए और बी दो जीन है। अच्छा, एक है क्रोमोसोम पे लिंकेज बताओगे जी होमोलोगस पर? एक है, बोलो एक का है। हाँ, ए और बी, इधर आ जा बेटा। ए और बी के जीन की बीच की दूरी, इधर देखो। तुम हमको ए और बी के बीच की दूरी बता दो, हम इन दोनों प्लस के बीच की दूरी बता देंगे। मेरे भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम पर, होमोलोगस साइट पर होगा ना यार। जितनी इनके बीच दूरी, इतनी इनके बीच दूरी। कहता 1000 में 700 कैसे हैं पेरेंटल? 70% पेरेंटल, मतलब कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट? हाँ, 30% रिकॉम्बिनेंट। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ही मैप यूनिट है। पक्का? 30 मैप यूनिट आंसर। पेन उठाना है क्या? अपने को रिकॉम्बिनेशन पकड़ना है, मैप यूनिट वाले पे टिक मारना है। क्लियर है? क्वेश्चन अगला। ओ माय गॉड, सच अ बिग लार्ज क्वेश्चन लाइक बुर्ज खलीफा। इधर आओ। कहता है कैपिटल सी इस पे कौन डोमिनेंट, मुझको कोई मतलब नहीं, मुझे रिजल्ट देखना है। और मुझे कह रहा है दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस बताओ। अरे भाई, ये दोनों कैपिटल सी और कैपिटल आर क्या आपस में एल लिखोगे क्या यार? कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपस में एल लिखोगे? कह रहा है कैपिटल सी कैपिटल आर के बीच दूरी बताओ। हमने कहा तो हमको स्मॉल सी स्मॉल आर के बीच बता दो, हम वही बोल देंगे। अरे यार, मर जाए मर जाए। तो बताओ, रिकॉम्बिनेंट पकड़ ले। हाँ, इधर देखो, कलर्ड इंडोस्पर्म डोमिनेंट है, कलर्ड इंडोस्पर्म डोमिनेंट है बेटा, और फुल इंडोस्पर्म डोमिनेंट है। कलर्ड और फुल इंडोस्पर्म डोमिनेंट है, ठीक है। फुल मतलब भरा हुआ है खाने से। और रेसेसिव कैरेक्टर क्या हुआ? कलरलेस। और उधर क्या है? श्रंकन, मतलब सिकुड़ा हुआ। तो बेटा सीधी बात है, मेरे पूछता डिस्टेंस बताओ। अब इधर देखो, सभी बच्चे इधर देखें। ये बताओ, कलर्ड शुरू कर रहा है किससे? कलर्ड, इधर देखो बेटा, डाई हाइब्रिड टेस्ट्रोस करा रहा है F1 जनरेशन का। क्या करा रहा है? डाई हाइब्रिड टेस्ट्रोस। व्हेन अ डाई हाइब्रिड ऑफ F1 जनरेशन वाज टेस्ट क्रॉस, इट प्रोड्यूसेस 4 फिनोटाइप। मुझे पहले भी पता है डाई हाइब्रिड में 4 फिनोटाइप बनता है, 1:1:1:1। ना भी देते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ, कलर्ड और फुल, क्या ये रिकॉम्बिनेंट है? ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है यार। मेरे भाई F1 में कह रहा है F1 को डाई हाइब्रिड लो, ले लिया। बताओ ये कलर्ड हुआ या नहीं हुआ? हुआ। कैपिटल सी है कलर्ड वाला यार। और फुल हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो मतलब क्या हुआ? कलर्ड और फुल इंडोस्पर्म का होना, ये क्या हुआ? पेरेंटल कैरेक्टर। कितने लोग मेरी ये बात समझ पाए? कलर्ड और फुल होना पेरेंटल कैरेक्टर है। क्लियर? क्यों भैया? कह रहा है व्हेन अ डाई हाइब्रिड ऑफ F1 का डाई हाइब्रिड क्या होगा? कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कलर्ड होना और फुल होना ये पेरेंटल है, ठीक है? बता यार। और देखो मेरी बात सुनो, कह रहा है टेस्ट क्रॉस कराना है। टेस्ट क्रॉस रेसेसिव से कराते हैं। रेसेसिव यहां पर क्या क्या है? कलरलेस और श्रंकन। यस, कलरलेस एंड श्रंकन, इनके बीच क्रॉस करा रहे हो, तो ये तो हुए पेरेंट हमारे। बोलते भाई, इसका मतलब कलर्ड फुल वाले को गिनना है क्या? नहीं। कलर्ड और श्रंकन को गिनना है क्या? नहीं। हम रिकॉम्बिनेंट को गिनते हैं ना यार। रिकॉम्बिनेंट कितने आए? कलर्ड एंड श्रंकन, कलर्ड एंड फुल, 5 4 9% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो 9 मैप यूनिट आंसर। नहीं समझ पाए? रिकॉम्बिनेंट गिन लो, वही दूरी है। क्लियर है वाली बात? बोलते ही नहीं हो यार। ओके, सो नाउ दोबारा बताऊं? हाँ, ये पहले बताओ, ये समझ गए कि F1 कह रहा है डाई हाइब्रिड है, तो मैंने लिख दिया कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी विल डोमिनेट ओवर स्मॉल सी, कैपिटल आर डोमिनेट ओवर स्मॉल आर। कैपिटल सी कलर्ड है, तो मैंने लिख दिया कलर्ड फुल। और बेटा इधर जब तुम रेसेसिव से करा रहे हो क्रॉस, खुद ही कह रहा है रेसेसिव से, तो मुझे पता है रेसेसिव से क्रॉस कराओगे तो रेसेसिव क्या है यहां पर? कलरलेस।
और शंकन। तो इसका मतलब ये फिनोटाइप जो हमारे पेरेंट का है, कलरलेस और कलर्ड एंड फुल, या कलरलेस एंड शंकन, ये दोनों फिनोटाइप आपके पेरेंटल हुए। रिकॉम्बिनेंट से निकाल लेते हैं दूरी, बताया था ना मैप यूनिट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इधर। तो बेटा ये वाला रिकॉम्बिनेंट है, ये वाला रिकॉम्बिनेंट है, दोनों के बीच रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जोड़ दो, 5 4 9, 100 में 9% अगर हमें रिकॉम्बिनेंट मिल रहा है, इसका मतलब दूरी 9 मैप यूनिट। कितने लोगों को क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट रेशियो। अरे भाई फिर फादर मदर आ गए। फादर कलर ब्लाइंड है और माता जी के पापा जी कलर ब्लाइंड है। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन लगाया, अब नहीं लगाऊंगा यार। माता जी कैरियर है, फादर कलर ब्लाइंड है, उस हिसाब से आंसर निकाल दीजिए। माता जी कैरियर है और जिनसे शादी कर रही है वो कलर ब्लाइंड है, ये निकल जाएगा, अभी निकलवाया है। आओ भैया, आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके कहीं जाना मत, पॉज करो और अरे तुम मत पॉज करो यार, इधर वीडियो को पॉज करो और पॉज करके सोचो इसका आंसर। बहुत ही सरल। पहले मेरा बच्चा मुझे बताएगा कौन दो जीन नजदीक है, ए और सी, क्योंकि इनके बीच अभी एक क्वेश्चन लगाया था 8। तो मैं तो बहुत इतराने वाली हूं, फिर वो ए और सी नजदीक नजदीक। अब मेरे को पता नहीं बी इधर रखूं या इधर, पक्का ए और भाई सीधी बात है, ये दोनों ऑप्शन उड़ गए, पक्का ए और सी नजदीक नजदीक रखो। अब बदतमीजों ने बदतमीजी, ए सी इधर भी नजदीक है, इधर भी नजदीक। ओ माय गॉड, ए और सी के बीच का दूरी कितना बोल रहा है? 8। ठीक है, ए और बी का बीच की दूरी 20, ए और बी के बीच की दूरी 20। अब मान लो बी इधर भी हो सकता है, बी इधर भी हो सकता है, बी इधर हुआ तो ए बी की दूरी 28 आएगी, पक्का। और बी, मेरी बात सुनो आराम से प्लीज यार, बी इधर हुआ तो ए और बी के बीच की दूरी 28, और बी इधर हुआ तो ए और बी की दूरी 20, और ए बी और सी की दूरी 28। कह रहा है ए और बी की दूरी अगर 20 है तो बी और सी बता दो भाई कितना है? बी और सी 28। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, इधर या इधर? इधर, अर्थात इधर क्या हो गया? 20, ए और बी के बीच की दूरी 20, तभी आई बी और सी के बीच की दूरी 28। तो आंसर क्या हुआ? बी ए सी, पक्का। ए आया आंसर? अच्छा आंसर, अच्छा ए नहीं आया, फर्स्ट आया। अब मेरा बच्चा मुझे बताएगा, आपको ऐसा नहीं लगता रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस डिस्टेंस बताता है? पक्का 50% से ऊपर चांसेस होते हैं किसी चीज के। क्वेश्चन नंबर, ओ माय गॉड, इतना भयंकर क्वेश्चन। बॉब ढेर तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है, मुझे मतलब ही नहीं, ठीक है, मुझे मतलब ही नहीं। मुझसे कहता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसी भी दो जीन के बीच में, कह रहा है 50% से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं। तो 60 गया, 100 गया, 50 से ज्यादा गया, 50 से कम, या तो 50 या तो 50 से कम। तो मैं इस ऑप्शन का सौंदर्यीकरण करते हुए ऐसे कर दे रहा हूं, इसका मतलब समझते हो? या तो 50 या तो 50 से कम। कितने लोग ये मानते हैं कि क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है? और जो ये ना मानते हो ना, कसम से दौड़ा लेंगे उन्हें हम। इधर आओ। कह रहा है अगर जीन का गुच्छा लिंकेज दिखा रहा है तो जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाएगा। भाई सीधी सी बात, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज बिल्कुल अपोजिट है। लिंकेज ज्यादा, जीन नजदीक नजदीक, अलग होने के चांसेस बच्चों नहीं समझ पाए? क्लियर? तो बेटा लिंकेज अगर ज्यादा तो जीन इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप पहला ऑप्शन बताता है कौन सा जीन किस जगह पर है ऑन अ क्रोमोसोम। रेसेसिव जीन लोकेटेड है ऑन एक्स क्रोमोसोम। प्लीज प्लीज प्लीज, रेसेसिव जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम ह्यूमन में हमेशा एक्सप्रेस हो जाएगा मेल पे। आते ही यही ज्ञान दिया भाई, क्योंकि मेल में XY होमोलोगस नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 18, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम समझ गए, जहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता और कहीं ऑप्शन में लिंकेज आ जाता, हम समझ जाते दोनों अपोजिट है, यही लगेगा आंसर पहले ही। कह रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ए और बी जीन का फ्रूट फ्लाई में नहीं हुआ। अरे फ्रूट फ्लाई नहीं, कौनो फ्लाई हो, बटरफ्लाई हो, लिली हो। क्लियर? पक्का? तो बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब नहीं हो पाता? जब लिंकेज ज्यादा, लिंकेज ज्यादा, अलग होने के चांस है, पक्का। इसीलिए शायद मॉर्गन को 9:3:3:1 मेंडल वाला रेशियो। नॉर्मल कलर ब्लाइंड, एक नॉर्मल वूमेन है, पता नहीं अंदर से कैसी है,
हुज फादर वो, देखो अब वही को अब नहीं बताएंगे, हटो इधर। अच्छा रिपीट नहीं हुआ बेटा, इसमें जो जिससे शादी कर रही वो नॉर्मल विजन का है, समझ गए? लड़की कैरियर है, लड़का नॉर्मल विजन का है, आंसर आ जाएगा। सन का पूछा, ध्यान रखना, हर प्रोजी का नहीं पूछा है, ठीक है। अगर नॉर्मल जीनोटाइप पापा दिखाते हैं, मदर कैरियर है, तुम यार हमसे हीमोफीलिया मत लिखा करो, लिख दो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, हमें ये सुनने में सुंदर लगता है, क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो जाएगा। कह रहा नॉर्मल जीनोटाइप है पापा का, पापा XY, इधर एक मिनट रुक जाऊं, कैमरे में आ जाए, फोटो है हमारा, और मदर क्या है, कैरियर है, तो माता जी कैरियर है, पापा नॉर्मल है, हीमोफिलिक होने के चांसेस खुद लगाइए। इधर लॉन्गर द क्रोमोसोम, जितना लंबा क्रोमोसोम होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा लंबाई होगी आपकी। वाह भाई वाह, कॉन्सेप्ट लीजिए, जितना लंबा मैंने कहा था, कुछ कहा था एक दिन इसी के ऊपर, समझ पाए? जितना लंबा क्रोमोसोम होगा उतनी ज्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी। भाई जितना लंबा क्रोमोसोम उतना ज्यादा दूरी मिलेगी जीनों के बीच में, उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज्यादा क्यों आएगी? क्रॉसिंग ओवर। आओ आगे बढ़ो। अच्छा तुम्हें नहीं लगता जो हमने शुरू में बातें करी, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो मतलब क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, लिंकेज कम, बस वही कहानी है। नॉर्मल है, नॉर्मल विजन में उनके बाप को पक्का तुम कलर ब्लाइंड करो, कर दिया भाई, कर दिया कलर ब्लाइंड। वुमेन कैरियर है, चलो कलर ब्लाइंड से शादी करती है, चौथा लड़का नहीं तुम 8वां पूछो हम तो भी बता लेंगे। बोलो, ठीक क्वेश्चन हम लगाए अभी। हीमोफीलिया ज्यादा दिखती है मेल में देन इन फीमेल, हाँ मेल में 8%, फीमेल में 0.4, एक तो 4 वो हम पॉइंट आ गए, क्योंकि डिजीज क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सीधी बात है, मेल में एक्सप्रेस हो जाएगी। मेंडल हैज चूजन टू स्टडी ट्रेट डिटरमाइंड बाय लिंक्ड जीन, अगर मेंडल वो लक्षण को चुनते, ऐसा नहीं मेंडल को लक्षण जब मिले गड़बड़ हो रहा था ना रेशियो, मेंडल कहे मैंने देखा ही नहीं, और अगर इसको किसी ने स्टेप में इंक्लूड किया, इधर आओ, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, ये बताओ मेंडल अगर लिंक्ड जीन के कैरेक्टर लेते तो क्या रेशियो इनको मिलता 9:3:3:1, तो खत्म, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना खोज पाते मेंडल। कौन सा लॉ वायलेट करता है, मतलब गड़बड़ हो सकता अगर 8 कैरेक्टर ले लेते, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल एक बार लिंक्ड जीन ले लेते, सारा रेशियो धरा का धरा रह जाता। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, ओ माय गॉड, यस। उम्र बढ़ने के मेंडल 7 पेयर कैरेक्टर लिए, ठीक है, 12 क्रोमोसोम पर 14 क्रोमोसोम होते, क्रोमोसोम ज्यादा होते, नहीं समझे भाई। मेंडल अगर मान लो 12 क्रोमोसोम पे काम कर रहे होते, पी प्लांट के पास कितने क्रोमोसोम है? 14, नहीं समझे बात को? अरे 2n क्या था? 14। खैर ये सवाल बकवास है, तुम्हें सच्चाई बता दें, क्योंकि मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे वो 4 ही क्रोमोसोम पे थे, बस उनके बीच या तो अलग अलग कैरेक्टर उनके अलग अलग क्रोमोसोम पे था, या सेम क्रोमोसोम पे था तो लिंकेज बहुत कम था, दूरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो जा रहे थे। तो सीधी बात है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना खोज पाते अगर 14 की जगह 12 क्रोमोसोम होते। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है तो बोल दे रहा हूं। विद इंक्रीजिंग एज, उम्र के साथ लिंकेज स्ट्रांग होता है, ये बात आपको याद रखनी है। एज के साथ मैं बता रहा हूं ना, एक सेल अगर डिवाइड कर रही लगातार, ठीक है, लेकिन 2 जीन आपस में अलग नहीं हो रहा है, इसका बीच उनके बीच लिंकेज ज्यादा हो रहा है, एज के साथ लिंकेज बढ़ जाता है। इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, ये याद रखना है। कह रहा पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन ऑफ ए डाई हाइब्रिड, इफ देयर वर ओनली पेरेंटल, वाह भाई वाह, अगर सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेंडल को F2 में मिलते, नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा कैमरे के, मुझे सब देखते हैं, नजर लगाएंगे। अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन F2 में मिलते, भाई साहब प्लीज सुनिएगा, सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलते, मतलब कैपिटल टी मिलता या स्मॉल टी मिलता, कैपिटल टी स्मॉल टी ना मिलता, मेंडल खोज लेते लिंकेज। मेंडल लिंकेज खोज, नहीं समझे बात को, सॉरी, और अच्छा ये अच्छा एग्जांपल नहीं था। अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर देख ले मुन्ना, ठीक है, समझना कायदे से, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, समझना कायदे से। अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई लिंक्ड जीन होते, या कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिंक्ड जीन होते, तो मेंडल को क्या रिकॉम्बिनेंट मिलता? बताओ यार,
इसका मतलब हुआ कि मेंडल F2 में अगर सीधे सिर्फ पेरेंटल पाते, भाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन कब मिलता है? जब जीन एकदम लिंक्ड हो। जीन दूर होते हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाता है, पेरेंटल भी मिलता है और रिकॉम्बिनेशन भी मिलता है। क्लियर? तो मेंडल डिस्कवर कर लेते हैं लिंकेज को। लिंकेज डिस्कवर्ड इन ड्रोसोफिला बाय मॉर्गन। कोई क्वेश्चन छूटा गया? कोई क्वेश्चन छूटा गया? अ डाई हाइब्रिड प्लांट, ले भैया डाई हाइब्रिड प्लांट है, ठीक है। ओ माई गॉड, डाई हाइब्रिड प्लांट कैपिटल टी, ओ माई गॉड, ओ माई बड़े गॉड। नहीं, हमें तो अभी तक वही क्वेश्चन दिख रहा था, थोड़ा ब्रेन स्लो चलता है ना। डाई हाइब्रिड प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस है। कह रहा है इनकम्प्लीट लिंकेज है। भैया अच्छा हुआ बता दिए इनकम्प्लीट लिंकेज है। अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो गैमीट हर प्रकार का बन सकता है। अगर कंप्लीट भयानक लिंकेज होता तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही बनता। बोले यार। कह रहा कितने टाइप के प्लांट मिलेंगे अगर आप टेस्ट क्रॉस कराओ? मुझे पता है टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है 1:1:1:1, ठीक है। अरे मेंडल में तो हम ये मान के चलते ना कि जितने जीन है वो लिंक्ड आपस में नहीं है। लिंक्ड होते तो क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगा देते ऐसे? अच्छा तो बताओ, याद करो टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो सेम आता है, तो बस कितने टाइप के फिनोटाइप मिलते? 4। रेशियो कितना होता? 1:1:1:1। क्या क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत थी? गोला भरने के लिए लेकिन जरूरत है। ई कोलाई बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, बताया था। सर्कुलर, सिंगल, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक ही क्रोमोसोम होता है बच्चों। मैंने कहा क्या कहा था? लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। याद आया? इन वन सेट। याद आया? तो बैक्टीरिया में जब एक ही क्रोमोसोम है तो लिंकेज ग्रुप कितना होगा? 1। बोल यार, भूल गए क्या? पी प्लांट का 7 बताया था, लिंकेज ग्रुप 7, 2n=2। अरे हैप्लॉइड में जितने क्रोमोसोम आ गए उसी को आप क्या बोलते हो? लिंकेज ग्रुप। याद आया? अगला, शाबाश। कह रहा अगर 2 जीन के बीच डिस्टेंस ज्यादा तो जीन में लिंकेज कम। हाँ, लिंकेज कम तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा। फर्स्ट आंसर। अरे फर्स्ट आंसर भाई। इधर क्वेश्चन नंबर 33, लिंक्ड जीन। अगर जीन लिंक्ड है हमेशा पेरेंटल कॉम्बिनेशन, समटाइम न्यू कॉम्बिनेशन, ऑलवेज न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन मोर। न्यू कॉम्बिनेशन मोर गलत। कभी कदार हो सकता है गलती से छुरा दोनों जीन के बीच चले जाए तो सम टाइम न्यू कॉम्बिनेशन। रेयरली व्हाट? रेयरली। याद करो परसेंटेज आया तो 1.3। याद आया? जो 2 जीन नजदीक थे। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, 10 पेयर क्रोमोसोम है तो एक सेट में कितना होगा? 10। अरे मेरे भाई 2n= कितना दिया है? 20। 10 पेयर का मतलब कितना हुआ? 20। लिंकेज ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन सेट। तो 10 पेयर क्रोमोसोम है तो 10 पेयर क्रोमोसोम डिप्लॉयड में 10 है, 10 पेयर है, 2n= 10 पेयर मतलब कितना हुआ? 20। तो n= 20/2। ये करके देखेगा क्या? आंसर 10। The association between parental combination in the offspring of a dihybrid express to the non-parental is said due to। अरे वाह, कहता है भैया कोई क्रॉस रॉस हुआ, ठीक है, और द एसोसिएशन, कह रहा पेरेंटल कैरेक्टर का एसोसिएशन बताइए, उनके जीन नजदीक हैं कि दूर हैं। कह रहा इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ ए डायहाइब्रिड इज एक्सेस पेरेंटल कॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल से ज्यादा है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल से ज्यादा है मतलब रिकॉम्बिनेशन कम, लिंकेज। आंसर क्या हो जाएगा कि भैया ऐसा क्यों हुआ? लिंकेज की वजह से। क्या बच्चों इतनी बात एकदम क्लियर है? तो 35 क्वेश्चन तक का मैंने आपको होमवर्क दिया था, 35 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ मैं खास्ता हूं। और अब मेरी बात समझना, जाते जाते हमारी आखिरी बात, व्हाट इज मैप यूनिट? अब बोल दिया सेंटी मॉर्गन, मूड खराब हो जाएगा। कहता है सर मैप यूनिट इज जस्ट टू टेल लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रोमोसोम, 2 जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम। बहुत अच्छी बात। सेम क्रोमोसोम पर 2 जीन के बीच की दूरी कम, लिंकेज ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। भड़क जाता हूं मैं। डिस्टेंस ज्यादा, लिंकेज कम, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ज्यादा। एकदम क्लियर है बात। मैप यूनिट इनडायरेक्टली बताता है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब मैप यूनिट ज्यादा,
लेकिन क्या 50% से ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ सकती है? एकदम क्लियर है बेटा। तो कभी दूरी वाले क्वेश्चन पूछे, बस रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज जोड़ लो, परसेंटेज ना दिया हो तो 1000 में 700 ऐसा करके दिया होगा, उससे जोड़ लो और कटाक्ष से निकाल लो। चलिए सभी लोग एक सवाल बताएंगे इधर, और अच्छे से सोचना। 10,000 बच्चे पैदा हुए, खुश नहीं हो ये पी प्लांट के, और कोई 2 कैरेक्टर आपने उठा लिए, आपने देखा पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत आ रहा है यार, मतलब लिंकेज, उन 2 जीन के बीच में लिंकेज ज्यादा, मतलब रिकॉम्बिनेशन कम, पक्का? तो मतलब क्रॉसिंग ओवर, भूल गए क्या? क्वेश्चन ही भूल गए तुम लोग। पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कम, एकदम क्लियर है। सो इन शॉर्ट, इस वीडियो को एक लाइन में अगर खत्म करना चाहूं तो सर ये लाइन पहले ही बोल देते, हम वीडियो खत्म कर देते। इधर मेरी बात सुनो, हम कह रहे एक लाइन में अगर मैं खत्म करना चाहूं तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली बताती है 2 जीन के बीच की दूरियां, और फ्रीक्वेंसी कांट बी मोर देन 50, ईदर 50 और लेस देन 50। बच्चों लाइक करना, कमेंट करना, तुम सबके कमेंट मैं पढ़ता हूं, ठीक है, खुद को अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है इधर, और कभी कभी अप्रिशिएट हो भी जाता हूं, ठीक है इधर। हाँ, ऑड नंबर में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट अपनी इच्छा के अनुसार कीजिएगा, जो दिल में आए वो लिखिएगा, अच्छा लिखिए, बुरा लिखिए, जैसा समझ में आए वैसा लिखिए। बस मुझे बस मेरी लास्ट वीडियो याद ना, तुम्हें मुझे वहां पहुंचा दो, बस मैं तुम्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचा रहा हूं, तुम मुझे वहां पहुंचा दो जहां मुझे पहुंचना है, याद है ना? समझ गए ना? तो आज की बात है यहीं तक दोस्त। मॉर्गन का नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।